अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कोई शैतान है जो हमारे बीच घुस आया है और लोगों का खून चूस रहा है। इसीलिए मैं यहाँ दुआ करने आया हूँ। तुम भी दुआ करो। बाकी सारा दिन रुबेका परेशान रही। वो जोनाथन की वापसी का इंतज़ार करती रही। दोबारा बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद बारिश इतनी तेज़ हो गई कि रुबेका अपनी खिड़की से ऐश महल को भी बड़ी मुश्किल से देख पा रही थी। उसने आतिशदान में और लकड़ियां डाल दी ताकि आग तेज़ हो जाए और उसके हस्बैंड की वापसी तक कमरा खूब गर्म हो जाए। उसने आतिशदान में और लकड़ियां डाल दी ताकि आग तेज़ हो जाए और उसके हस्बैंड की वापसी तक कमरा खूब गर्म हो जाए। रात को जोनाथन जब घर आया तो वो भी परेशान नज़र आ रहा था। खाने के दौरान भी चुपचाप रहा। रुबेका को उम्मीद थी कि रोज़ाना की तरह आज भी वो दिन भर की ताज़ा और ख़ास बातों और ख़बरों के बारे में बात करेगा, मगर वो खामोश रहा। आज मुझे डॉक्टर हार्कर चर्च में मिले थे। उसने मुझे बताया कि किले में एक और सिपाही की मौत हो गई है। रुबेका ने आखिरकार खुद ही बात छेड़ दी। जोनाथन ने लुकमा निगलते हुए चौंक कर सर उठाया। कुछ देर रुबेका को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, हमें फसील पर, हमें दीवार पर ताउन का एक और शिकार मिला है। लगता है वो निगरानी करते वक्त मरा है। डॉक्टर हार्कर का ख्याल है कि ये ताउन की बीमारी नहीं, रुबेका बोली। जोनाथन ने चम्मच प्लेट में रख दिया और रुमाल से मुंह साफ करते हुए कहने लगा, हार्कर को अपना ख्याल सिर्फ अपने तक रखना चाहिए था। तुम जानते हो, वो समझता है कि ये काम किसी शैतानी आत्मा का है जो हमारे आसपास है। रुबेका ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे भी खुदा से डर लगता है, मगर मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये किसी बुरी आत्मा का ही काम हो। ये वही लड़की दारी है, मुझे यकीन है ये उसी का काम है, रुबेका बोली तो जोनाथन के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगे। मगर रुबेका अपनी बात जारी रखते हुए बोली, उसके यहाँ आने से पहले ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी थी। लोग उसकी खातिर लड़ मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं और शादीशुदा ऑफिसर उसकी रातों के साथी बनते हैं। जोनाथन की आंखों में हैरत भर आई। क्या मतलब? मैं जानती हूँ ये संगीन मामला है और मैं किसी के लिए कोई मसला नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ। तुम जानती हो, तुम मेरे अफसरों पर संगीन इल्ज़ाम लगा रही हो। इसमें जो भी शामिल हुआ उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है और उसको वापस इंग्लैंड भी भेजा जा सकता है। तुम यही चाहती हो ना? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उस तवाइफ को यहाँ से वापस भेज दो। तुम्हारे पास इसका अधिकार है। किस इल्ज़ाम में वापस भेज दूँ? क्या सबूत है हमारे पास? मैं तुम्हें बता तो रही हूँ ना। क्या इसलिए कि लोग लड़ रहे हैं और कुछ बीमारी से मर गए? जोनाथन का लहजा सख्त हो गया। बल्कि इसलिए कि किला तबाही की तरफ जा रहा है और इसकी वजह वो लड़की दारी है। वो चेचक की बीमारी की तरह हमारे लिए एक ख़तरा है। जोनाथन अपना रुमाल मेज़ पर फेंकते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम उस लड़की दारी के इतना खिलाफ सिर्फ इसलिए हो कि उसने तुम्हारा आईना गलती से तोड़ दिया था। अब इस मामले को जाने दो। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जोनाथन कमरे से निकल गया और रुबेका को मेज़ पर अकेला छोड़ गया। थोड़ी देर बाद रुबेका भी उठी, मेज़ पर से बर्तन हटाकर किचन में रखे और कपड़े बदलकर बिस्तर में चली गई। जोनाथन सो चुका था। रुबेका ने लालटेन की रोशनी धीमी की और चुपचाप कंबल ओढ़कर बिस्तर में उसके पास लेट गई। उस वक्त उसको अंदाज़ा हुआ कि वो असल में जाग रहा था। रुबेका धीमी आवाज़ में बोली, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात को भूल जाना चाहिए। जोनाथन ने करवट बदला
और उसके माथे को चूम लिया। रात के किसी पहर ठंड की वजह से रुबेका की आंख खुल गई। वो कांप रही थी, इसलिए करवट बदलकर जोनाथन के करीब हो गई, मगर वो तो वहाँ नहीं था। उसकी जगह खाली पड़ी थी। चांद की रोशनी खिड़की के पर्दों में से छन छन कर कमरे में आ रही थी, जिसकी वजह से कमरे में मलगजा सा उजाला था। रुबेका ने उठकर अपना नाइट गाउन पहना, स्लीपर ढूंढे और बाहरी कमरे में आ गई। जोनाथन वहाँ नहीं था। दूसरा बेडरूम भी खाली था। बाहर बारिश रुक गई थी। मौसम साफ हो चुका था और आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहरी दरवाजे से कदमों के निशान ऐश महल की तरफ जा रहे थे। एक बेनाम अंदेशी के तहत वो बेदम सी होकर अपनी कुर्सी पर ढह गई। उसका दम सीने में अटकने लगा। ये इम्पॉसिबल था। उसका जोनाथन एक इज्जतदार और समझदार शख्स था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर कदमों के निशान बता रहे थे कि ऐसा हो चुका है। जब वो कुर्सी से उठी तो उसकी नज़र अपने टूटे हुए आईने पर पड़ी, जो थोड़ी दूर एक मेज़ पर पड़ा था। खिड़की से कमरे में घुसने वाली चांद की किरणें उस आईने पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो रही थीं, जिनसे रुबेका की आंखें चुधिया गईं। वो आगे बढ़ी और आईना उठाकर उसमें अपना चेहरा देखने लगी कि गम और गुस्से में उसकी क्या हालत है। मगर चेहरा आईने में पड़ने वाली दरार की वजह से अजीब तरह से बिगड़ा नज़र आ रहा था। ये उस तवाइफ की गलती थी, सरासर उसी की गलती। उसे आईना अपने हाथों में बहुत वज़नी महसूस हो रहा था। आईने का हैंडल सर्दी की वजह से ठंडा हो रहा था और उसकी ठंडक रुबेका की आत्मा में उतर रही थी। खिड़की के बाहर होने वाली हरकत ने रुबेका का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। जोनाथन ऐश महल के दरवाजे पर खड़ा था और दारी उसके बाजुओं में समाई हुई थी। उसका ये अंदाज रुबेका ने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो उसकी बीवी थी। उसके जबड़े भिंच गए थे और जल्दी से बेडरूम में चली गई। स्लीपर और गाउन उतारा और बिस्तर में घुस गई। जब जोनाथन वापस कमरे में आया तो रुबेका ने सोने का बहाना कर लिया। रुबेका थोड़ी देर इंतज़ार करती रही कि जोनाथन के खर्राटे सुनाई देने लगे। जब उसको यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो चुका है तो वो बिस्तर से बाहर निकल आई। गाउन पहना, स्लीपर ढूंढे, आईना उठाया और दबे पांव घर से बाहर आ गई। वो बहुत अलर्ट थी और जोनाथन के कदमों के निशान पर पांव रखती एहतियात से चलती हुई ऐश महल के दरवाजे पर पहुंच गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रात के सन्नाटे में लकड़ी के तख्ते चरचराए तो वो एक लम्हे के लिए रुक गई। कोई हरकत ना पाकर वो दोबारा आगे बढ़ी। दरवाजे पर पहुंची और कान लगाकर अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मगर हिचकिचा गई। उसने एक दफ़ा फिर हाथ में पकड़े आईने को हाथों में तौला। यकीनन ये वज़नी आईना किसी का सर तोड़ने के लिए एक असरदार हथियार साबित हो सकता था। रुबेका ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को यकीन दिलाने लगी कि किसी शैतानी आत्मा को जान से मारना कोई गुनाह और जुर्म नहीं है। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और उसको एक झटके से खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो भौंचक्का रह गई। सामने दारी खड़ी थी। उसकी काली आंखें चाँद की रोशनी में चमक रही थीं और वो अपनी तेज़ आंखों से रुबेका को सर से लेकर पांव तक घूर रही थी। उसकी आंखें सांप की तरह हरकत कर रही थीं। मिसेस स्मिथ, रात के इस पहर आपको मेरी क्या ज़रूरत आ पड़ी? दारी ने एक नज़र उसके हाथ में पकड़े आईने पर डाली और फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मुस्कुराकर बोली, लगता है आप मेरा सर तोड़ने और भेजा निकालने के इरादे से आई हैं, है ना? इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर रुबेका का वो हाथ थाम लिया जिसमें उसने आईना पकड़ रखा था। रुबेका को यूं लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसको अपनी टांगों से दम निकलता हुआ महसूस हुआ। दारी ने उसे धकेलकर दीवार के साथ लगा दिया। उसमें बला की ताकत थी। रुबेका कोई विरोध नहीं कर सकी।
उसका पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका था। वो सब कुछ देख और समझ रही थी, मगर मगर हरकत नहीं कर पा रही थी। दारी उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। फिर उसने रुबेका को अंदर खींचा और बाहरी दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐश महल की अंदरूनी फ़िज़ा शराब की ख़ास महक से महक रही थी। रुबेका का हाथ पकड़कर दारी उसको अपने बेडरूम में ले गई। वो किसी रोबोट की तरह उसके साथ चल रही थी। ऐश महल के अंदर कई एक बेडरूम थे। दारी की बेडरूम खाली पड़ी थी। उसका बिस्तर खिड़की के नीचे लगा हुआ था। दारी ने रुबेका को कंधों से पकड़ा और एक झटके के साथ उसको अपने बिस्तर पर धकेल दिया। रुबेका किसी बेजान पुतले की तरह बिस्तर पर ठह गई। मिसेज स्मिथ, मेरा नाम दारी है। मर्दों के लिए मेरे अंदर भी क्रोध और गुस्सा है। इन्हीं मर्दों ने मुझे तवाइफ बनाया है। मैं इनको पल भर में एक नज़र में अपना गुलाम बना लेती हूँ। जानती हो कैसे? मैं बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर वो आगे बढ़कर बिस्तर पर गिरी रुबेका के ऊपर छाती चली गई। रुबेका को अपनी सांस थोकनी की तरह चलती महसूस हो रही थी। लगता था कि उसका सीना फट जाएगा। दारी ने उसको पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। रुबेका सब कुछ महसूस कर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, दिमाग सब समझ रहा था, मगर उसका जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा था। दारी रुबेका की गर्दन पर अपनी लंबी ज़बान फेरने लगी। रुबेका चीखना चाहती थी। उसके अंदर से आवाज़ उभरी, रुक जाओ, रुक जाओ, मगर उसके होठ सिर्फ थर्रा कर रह गए। उनमें से आवाज़ नहीं निकल पाई। उसकी आंखें घूमी और आईने पर टिक गईं, जो अभी तक उसके दाहिने हाथ में इस तरह पकड़ा हुआ था कि उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। वो ये आईना दारी के सर पर दे मारना चाहती थी, मगर कोई भी हरकत नहीं कर पा रही थी। दारी की ज़बान उसकी गर्दन में लिपटी हुई थी। रुबेका ने आईने में देखा तो उसको सिर्फ अपना चेहरा दिखाई दिया। गर्दन पर झुकी दारी का रिफ्लेक्शन आईने में नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी गर्दन, चेहरा और सर के बाल तो आसानी से देख सकती थी, मगर गर्दन पर दांतों से काटती दारी आईने में कहीं नहीं थी। रुबेका के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। एक जिस्म उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर उसका रिफ्लेक्शन आईने में कहीं नहीं था। सनसनी की एक तेज़ लहर रुबेका के पूरे जिस्म में फैल रही थी। अगर दारी का रिफ्लेक्शन नहीं था तो इसका एक ही मतलब था, वो इंसान नहीं थी। रुबेका के पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था। उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मगर आईना अभी तक उसके हाथ में था। दारी उसके पास बैठी उसकी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। रुबेका नज़र घुमाकर उसको देख सकती थी, मगर जब वो आईने में देखती तो वहाँ उसको सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता। दारी की बड़ी बड़ी काली आंखें उस पर जमी हुई थीं। फिर वो उठी और रुबेका की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब अपने घर वापस जाओ, मगर याद रखो, ताकत और अधिकार तुम्हारे पास नहीं, मर्दों के पास हैं, और मर्द मेरी मुट्ठी में हैं, सारे के सारे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं मर्दों जैसा होता जो सुबह को मुर्दा मिलते हैं। तुम्हारी गर्दन बहुत प्यारी है और तुम्हारा खून बहुत मीठा और मेरे होठ बहुत प्यासे, मगर जाओ। रुबेका उठकर खड़ी हो गई। उसके जिस्म की ताकत बहाल हो रही थी, मगर अभी तक उसकी टांगें कपकपा रही थीं। जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बारे में सोचकर भी वो डर से थर्रा रही थी। वो डरी हुई थी। उसके बावजूद वो दारी का सर फाड़ डालना चाहती थी, मगर एक रोबोट की तरह दारी की बातों पर अमल करने पर मजबूर थी। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और बाहर निकल आई। अपने घर पहुंचते ही उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसको तेज़ सर्दी लग रही थी। दूसरे दिन रुबेका की आंख खुली तो काले बादल घिर कर आए हुए थे। उसके अंदर का मौसम भी ख़राब लग रहा था। जोनाथन पहले ही जा चुका था। वो बिस्तर पर टांगे लटकाकर बैठ गई और सोचने लगी कि काश
कल रात ऐश महल में दारी के साथ गुजरा वक्त एक बुरा सपना हो। वो उठी तो एकदम उसको एहसास हुआ कि टूटा हुआ आईना अभी तक उसके हाथ में है। वो सोते वक्त भी उसको थामे रही थी। बाहर रोशनी से अंदाज़ा हुआ कि शाम हो चुकी थी। वो सारा दिन सोती रही थी। रुबैका को अपना जिस्म बेजान महसूस हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि बिस्तर पर ही पड़ी रहे। उसको कदमों के निशान याद आए जो उसके घर से ऐश महल के दरवाजे तक जा रहे थे। उसका हस्बैंड दारी की आगोश में था। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ ना किया तो अपने हस्बैंड को खो देगी। वो उठी और नहा धोकर ताज़ा दम हुई, कपड़े बदले, आईना अपने लंबे कोट की जेब में रखा और उसको ओढ़ लिया। बाहर रात का अंधेरा दिन के उजाले पर हावी होता जा रहा था। बाहर परेड ग्राउंड में खड़े एक सिपाही से रुबैका ने अपने हस्बैंड का पता किया तो पता चला कि इस वक्त वो डॉक्टर हार्कर के यहाँ था। वो उसी तरफ चल दी। जोनाथन और डॉक्टर हार्कर एक मेज़ के पास खड़े थे। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और पूरी तरह मेज़ की तरफ देख रहे थे। मेज़ पर कोई लेटा हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि उसके सिर्फ नंगे पाँव ही नज़र आ रहे थे, जिसकी जिल्द हैरान कर देने वाले हद तक सफ़ेद थी। वो उन लोगों के करीब हो गई, मगर गहरे ध्यान की वजह से उनको उसके आने की खबर नहीं हुई। वो आदमी जो मेज़ पर लेटा था वो मर चुका था। ये भी शायद उसी नए किस्म की ताउन का शिकार हुआ था। उस बीमारी के फैलने के बाद ये पहली लाश थी जो रुबैका ने देखी थी। डॉक्टर हार्कर के हाथ हिल रहे थे और वो लाश की तरफ इशारा करके जोनाथन को कुछ बता रहा था। मैं नहीं जानता मेरी नज़रें इस पर पहले क्यों नहीं पड़ी। जब कोई मरता है और उसका दिल रुक जाता है तो खून जिस्म के निचले हिस्से में चला जाता है। ये किसी भी फ्लूइड फ्लो का दुनियावी उसूल है कि बहाव हमेशा नीचे होता है। खून जहाँ जिस्म से निकलता है या जमा होता है वो जगह गहरे लाल रंग की हो जाती है। तुमने देखा, यहाँ इस लाश में ऐसा नहीं है। मुझे किसी दूसरी लाश पर भी ऐसा कोई निशान नहीं मिला। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका एक ही मतलब है कि इन सब के जिस्म में खून बिल्कुल नहीं है। आखिर ये कहाँ गया? ये देखो, इस आदमी के जिस्म में भी एक कतरा खून नहीं है। उस जगह पर भी खून नहीं था जहाँ ये मरा हुआ मिला। आखिर इसका खून गया कहाँ? ऐसा किस वजह से हुआ? जोनाथन ने पूछा। मैं नहीं जानता। मैंने इस किस्म की बीमारी पहले कभी और कहीं नहीं देखी। यूँ लगता है जैसे ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कोई वैम्पायर है जो अपने शिकार के बदन से खून का आखिरी कतरा तक खींच लेता है। और ऐसा शायद गर्दन के इन जख्मों के निशान के ज़रिए होता है जो पहली लाशों पर थे और इस लाश पर भी हैं, मगर साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। ये सारे काम उस तवाइफ के हैं। रुबैका बोल उठी। वो एक आत्मा है, चुड़ैल है, वो जादू करनी है। डॉक्टर हार्कर और जोनाथन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जोनाथन के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। रुबैका ने उसको इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। घर वापस जाओ रुबैका, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जोनाथन ने उसको कंधे से पकड़कर दरवाजे की तरफ मोड़ा और बाहर की तरफ धक्का दे दिया। वो कुछ कदम आगे की तरफ लड़खड़ा गई। उसका जिस्म कांप कर रह गया। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए वो बाहर निकली और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर उसने लिली बेंट को देखा। वो कुछ सामान उठाए अपने घर की तरफ जा रही थी। रुबैका ने कुछ सामान उसके हाथ से लेकर उसका बोझ हटा दिया। दोनों साथ चलने और बातें करने लगीं। रुबैका उसके साथ उसके घर चली गई। वहाँ बैठकर झिझकते हुए रुबैका ने उसे वो सब कुछ बता दिया जो उसने ऐश महल में देखा और तजुर्बा किया था। लिली हैरत से मुंह खोले उसे देखते रही। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। रुबैका समझ गई कि लिली उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो मिली के हस्बैंड के साथ थी और कल रात। रुबैका झिझक कर कहते कहते रुक गई
और उसने अपना सर शर्म से झुका लिया। 2 मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर बहने लगे। रुबेका ने अपने आप को संभाला, खंखारी और दोबारा बोलने लगी। कल उसकी रात का साथी मेरा अपना हस्बैंड जोनाथन था। लिली पूरी तरह चौंक गई। रुबेका की हालत उसकी बातों की सच्चाई को मानने पर मजबूर कर रही थी। रुबेका कांप रही थी, उसके होंठ लरज रहे थे। लिली ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा। अपने ऊपर काबू रुबेका, वो उसे तसल्ली देते हुए बोली। वो कई मर्दों को अपने जादू का गुलाम बना चुकी है। वो एक आत्मा है और मैं उसे साबित कर सकती हूँ, मगर उसे किले से निकालने के लिए मर्दों की मदद की ज़रूरत होगी। मगर उसके लिए हमें उन्हें सबूत देना होगा और ये हम औरतों को ही करना होगा। अब ये जिम्मेदारी हम पर है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे मिली से भी बात करनी होगी। तुम किले की बाकी औरतों को अभी इकट्ठा करो और सबको लेकर चर्च में मुझसे मिलो। उस वक्त रात का अंधेरा गहरा हो चुका था जब रुबेका लिली को अपने साथ लेकर चर्च में पहुंची। सारी औरतें वहां जमा थीं और मोमबत्तियां जलाकर उनकी लौ से सर्दी दूर करने की कोशिश कर रही थीं। उनके मुंह से भाप निकल रही थी। फादर के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर उसके झरोकों से रोशनी बाहर आ रही थी। वो अंदर ही थे, मगर अभी सोए नहीं थे। रुबेका धीमी आवाज़ में बोली, क्या सबको पता है कि हमें क्या करना है? लिली ने सबको बता दिया होगा। सब औरतों ने हाँ में सर हिला दिया। हम उस चुड़ैल को घसीटकर उस ऐश महल से बाहर निकालेंगे। बाहर लोगों की एक भीड़ होनी चाहिए, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये भीड़ हमारी राह में रुकावट ना बने। वैसे वो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ उस चुड़ैल के कई हमदर्द भी होंगे। वो हमारे काम में रुकावट बनेंगे, मगर हमें मजबूत रहना है और डटे रहना है। इसके बाद औरतें एक फ़ौज की तरह चर्च से निकलकर ऐश महल की तरफ जाने लगीं। वहाँ हमेशा की तरह मर्दों की भीड़ जमा थी। जब उन्होंने औरतों को वहाँ आते देखा तो कुछ ने अपनी टोपियों को छूकर उनको सलाम किया। ज़्यादातर ने अपना चेहरा मोड़ लिया, वो शर्म से छुप रहे थे। औरतें इमारत के दरवाजे पर रुक गईं। रुबेका ने दस्तक दी। जो ही दरवाज़ा खुला, सामने दारी खड़ी थी। पिछले तजुर्बे को देखते हुए रुबेका ने उसको कोई मौका दिए बगैर उसकी चोटी को हाथों से जकड़ा और बाहर खींच लिया। पहला सिपाही जो सबसे आगे दरवाजे के करीब खड़ा था, वो तेज़ी से आगे बढ़ा और रुबेका को बाजू से पकड़कर पीछे खींचते हुए बोला, हटो यहाँ से। लिली ने लपक कर सिपाही को पीछे घसीटा और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गई। जानते हो ये कौन है? लिली रुबेका की तरफ इशारा करते हुए सिपाही पर चिल्लाई, तुम किला इंचार्ज की बीवी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही सिपाही घबराकर पीछे हट गया। पीछे खड़े सिपाही भी इधर उधर होने लगे। दारी ने भी अपना विरोध छोड़ दिया था। रुबेका ये सिचुएशन नहीं चाहती थी। ये उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ था। उसे लोगों की भीड़ चाहिए थी, जबकि सारे सिपाही वहाँ से खिसक रहे थे। ये आत्मा है, एक जादूगरनी है, वो चिल्लाई तो कुछ लोग रुक गए। मारो इसको, मारो। दूसरी औरतें भी चिल्लाने लगीं, इस बार इस जादूगरनी को मार दो, इस आत्मा को मार दो। दीवार पर खड़े पहरेदार भी अपनी जगह छोड़ कर आए और बंदूकें तान लीं। दूसरे सिपाही भी अपनी बैरकों से निकल कर आ गए। किला इंचार्ज के कमरे का दरवाज़ा खुला और जोनाथन बाहर आ गया। रुबेका की नज़रें अपने हस्बैंड पर जम गईं। जोनाथन अपने कोट की बटन बंद करते हुए उसकी तरफ लपका। उसके जबड़े भीजे हुए थे और चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। रुबेका, क्या बेवकूफ़ी है, पागल मत बनो। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इस लड़की को, वो चिल्लाया। ये आत्मा है। रुबेका का लहजा यकीन से भरा हुआ था। रुक जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मुझे पहरेदारों को हुक्म देकर तुम्हें यहाँ से हटवाना पड़े, जोनाथन ने करीब आते हुए कहा। रुबेका, जिसने अभी तक दारी को बालों से जकड़ रखा था, उसे खींचकर उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में किया। अपने कोट की जेब से आईना निकाला और उसको दारी के चेहरे के सामने रख दिया।
ये देखो, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। वो चिल्लाई। कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ये आत्मा है। सिपाही अपनी जगह रुक गए। जोनाथन ने करीब आकर गौर से आईने को देखा, जिसमें वाकई दारी का रिफ्लेक्शन गायब था। बेयकीनी की हालत में उसने आईने के आगे अपना हाथ छुलाया और फिर गौर से देखा। हाथ नजर आया मगर दारी का चेहरा नहीं। फिर उसने रुबेका के हाथ से दारी को छुड़ाकर एक झटके से पहरेदारों की तरफ धकेला। इस जादूगरनी को जंजीरों में जकड़ दो। फिर उसने भीड़ में से पादरी को तलाश किया। उसे अपनी तरफ देखता पाकर पादरी 2 कदम आगे आ गया। इस मसले का हल क्या है फादर? जोनाथन का लहजा गंभीर था। इसके जिस्म को आग से दाग कर या तो जला दो, फिर पानी में डुबो दो, फादर ने कहा। जोनाथन ने एक भरपूर नज़र दारी पर डाली। उस वक्त उसे यूँ लग रहा था जैसे वो कुदरत के किसी अनमोल शाहकार को ख़त्म करने जा रहा हो। उसकी नज़रों में उलझन थी। इसे मेरे कमरे में ले आओ। उसने दारी को देखते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया। तुम क्या करना चाह रहे हो? रुबेका चीखी। इसे मत बचाओ, ये एक आत्मा है। उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए पहरेदार दारी को लगभग घसीटते हुए रुबेका के घर की तरफ ले चले। इसे मेज़ पर लिटा दो, जोनाथन ने हुक्म दिया। 2 सिपाहियों ने फुर्ती से दारी को उठाया और मेज़ पर चित पटक दिया। और फिर जोनाथन आतिशदान की तरफ पलटा और आग में से लोहे की सलाख खींच ली। खुदा के लिए ऐसा मत करो। दारी इस दौरान में पहली दफ़ा गिड़गिड़ाई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तुम लोगों ने मुझे इस राह पर डाला है। जोनाथन रुक गया तो वो दोबारा बोली, ऐसा कुछ मत करो जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करती हूँ, इसके बदले में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहूँगी। प्लीज़ जोनाथन। जोनाथन ने लोहे की गर्म सलाख नीचे झुकाई और दारी के गले से थोड़ा नीचे दबा दी। एकदम गोश्त जलने की सड़ांत फैली, धुआं उठा और दारी की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। गोश्त जलने की बू हर तरफ फैल गई। दारी का जिस्म झटके खाने लगा और उसके मुंह के दोनों तरफ 2 लंबे लंबे दांत निकल गए। जोनाथन घबराकर पीछे हट गया। सिपाही जो दारी को दबोचे हुए थे वो भी बुरी तरह डर गए थे। वो किसी जख्मी शेरनी की तरह गुर्राने लगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुमसे बदला लूंगी, तुम्हारी नस्ल से भी, क़यामत तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जोनाथन ने दोबारा लोहे की सलाख उठाई और एक दफ़ा फिर उसके गले के नीचे दाग दिया। अब उसके सीने पर अंग्रेज़ी वर्ड एक्स की शक्ल बन गई थी। दारी की आंखें दर्द की शिद्दत से बंद हो गईं। अब इसको समुंदर किनारे बंदरगाह पर ले चलो, जोनाथन ने पहरेदारों को हुक्म दिया। पहरेदारों ने बेहोश दारी को एक घोड़ा गाड़ी पर लादा और किले के दरवाजे की तरफ ले चले। लोगों की भीड़ लालटेन और मशाले उठाए उनके पीछे पैदल चल रही थी। समंदर के किनारे पर उन्होंने दारी को गाड़ी से निकाला। उसके हाथ लोहे की जंजीरों से उसकी पीठ पर बांधने के बाद उसके जिस्म के साथ पत्थर बांध दिए। फिर उसको गहरे पानी में ले गए और पानी में धकेल दिया। पानी की लहरें उसके ऊपर से गुजरने लगीं। वो होश में आ चुकी थी, चीख रही थी और बद्दुआएं दे रही थी। मैं वापस आऊँगी, तुम सबको मार डालूँगी। वो एक एक का नाम लेकर पुकार रही थी। वो सबको धमकियाँ दे रही थी, मगर अब की बार उसका लहजा हारा हुआ था। वो पानी में डूब रही थी, उसकी आवाज़ भी डूब गई। 1 घंटे के अंदर अंदर दारी पूरी तरह समंदर के अंदर डूब गई। भीड़ वापस किले की तरफ बढ़ने लगी। रुबेका अपने हस्बैंड के साथ घोड़ा गाड़ी में उसके बाजू के साथ चिमटी बैठी हुई थी, मगर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि घर वापस आकर भी सारी रात वो चुपचाप रहा, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। रुबेका का ख्याल था कि आत्मा के जाने के बाद हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, मगर वो अभी कुछ असाधारण सी पू सूंघ रही थी। गुजरा वक्त मिट नहीं सकता, मगर वो और जोनाथन गुजरे वक्त को भूल ज़रूर सकते थे। दूसरे दिन सुबह रुबेका एक सुकून भरी नींद के बाद जागी।
वो जोनाथन की तरफ मुड़ी। उसका बिस्तर खाली था। शायद वो पहले ही उठकर जा चुका था। इतवार का दिन था। जोनाथन नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। रुबेका उठकर खिड़की में जाकर खड़ी हुई। परेड ग्राउंड खाली था। उसने दीवार की तरफ नज़र की। वहाँ भी कोई हलचल नहीं थी। कोई पहरेदार नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि हथियारों से लैस पहरेदार हर वक्त दिन रात वहाँ पहरा दिया करते और गश्त करते रहते थे। किले का सदर दरवाज़ा खुला था और मालखाने के सामने खड़ी रहने वाली घोड़ा गाड़ी भी गायब थी। यूँ लगता था जैसे पूरा किला खाली हो। कहाँ गए सब? लेनी को अपनी बेटियों की आंखों में चमक झांकती नजर आ रही थी। जब उमा कहानी सुना रही थी, वो एक एक लफ्ज़ को बड़ी गौर से सुन रही थी। उमा ने कहानी का सिलसिला फिर जोड़ा। रुबेका परेशानी के आलम में बंदरगाह की तरफ चल पड़ी। वो अंदेशों का शिकार थी। क्या दारी मर चुकी थी? क्या उसकी लाश पानी में वहीं थी जहां उन्होंने उसको डुबोया था? जब रुबेका समंदर के किनारे पहुंची तो पानी पीछे हट चुका था और पानी में गर्दन और कमर तक डूबे 300 मुर्दा सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे लट्ठे की तरह सफ़ेद थे, जिस्म से सारा खून निचुड़ चुका था। और उन सब के आगे एक कमांडर की तरह जोनाथन स्मिथ खड़ा था, मगर दारी की लाश गायब थी। क्या ये सच्ची कहानी है? लीजा ने पूछा। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था, जो परेड ग्राउंड में चांद की रोशनी में चमक रही थी। उमा ने हाँ में सर हिला दिया। ये सब सच है। क्या आप सब ने इसका मज़ा लिया? दोनों लड़कियों ने बकरियों की तरह सर हिला दिया। मगर रुबेका के साथ क्या हुआ? जेनी ने पूछा। वो इंग्लैंड वापस चली गई, जहाँ कुछ अरसे के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेनी ने उनकी बात काट दी। बस लड़कियों, बहुत देर हो चुकी। अब उमा को भी जाने दो। कमरे में वापस चलो और 15 मिनट के अंदर अंदर बिस्तर में घुस जाओ। दोनों लड़कियां सहम गईं। मुझे तो इन दोनों के साथ बहुत मज़ा आया, उमा बोली तो दोनों लड़कियां मुस्कुरा दीं। चलो, लेनी ने फिर हुक्म दिया। अब सोने का वक्त है। सब वापस चल दिए। दोनों लड़कियां अपने कमरे में घुस गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर लेनी उमा की तरफ मुड़ी और बोली, इस कहानी के लिए शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। बोलते बोलते वो एकदम चौंक गई। उसकी नज़र उमा के गले पर टिक गई। उमा ने खुले गले का ब्लाउज़ पहन रखा था और उसके गले पर वी का निशान खुदा नज़र आ रहा था। लेनी ने एक नज़र उमा को देखा और बोली, मुझे लगता है तुमने ये कहानी बुनते वक्त अपने आप को भी इसमें शामिल किया है। ऐसा ही है ना? क्या इस किले में वाकई कोई तवायफ थी? उमा ने अपनी एक उंगली से अपनी साड़ी थोड़ी और नीचे खिसका दी और अब वहाँ एक्स का निशान साफ नज़र आ रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई। तुमने ठीक पहचाना, ऐसा ही है। मुझे पहले ही पता था कि ये सच्ची कहानी नहीं है, लेनी ने कहा, मगर ये बहुत दिलचस्प थी और लड़कियों को ऐसा ही पसंद है। शुक्रिया, गुड नाइट। लेनी ने एक नज़र अपने हस्बैंड स्टीव को देखा, जो पागलों की तरह ललचाई नज़रों से अभी तक उमा को तके जा रहा था। लेनी ने एक हाथ से उमा की साड़ी सही की और स्टीव से कहा, स्टीव, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, वो चौंक कर बोला। उमा मुस्कुराकर मुड़ी और अपनी मेज़ की तरफ चली गई, जबकि लेनी स्टीव को लेकर अपने कमरे में आ गई। सुबह तक आतिशदान में आग ठंडी हो चुकी थी और कमरे की फ़िज़ा भी ठंडी हो रही थी। सर्दी की वजह से लेनी की आंख खुल गई। सूरज की रोशनी की वजह से कमरे में उजाला था। लेनी ने पूरा कंबल अपने ऊपर लपेट रखा था। उसको एहसास हुआ कि सारा कंबल तो उसके पास है। शायद इस ट्यूब बेचारे ने सारी रात बगैर कंबल के ठिठुरते हुए गुजारी हो। लेनी ने करवट बदलकर अपना चेहरा स्टीव की तरफ मोड़ा, मगर वो अपनी जगह पर नहीं था। उसकी तरफ वाला बिस्तर खाली पड़ा था। उसने स्टीव को पुकारा, मगर जवाब नहीं पाकर बाहर वाले कमरे में आ गई। लड़कियों ने आवाज़ सुनकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सर बाहर निकालकर झांका। क्या तुमने अपने बाप को कहीं देखा है? लेनी ने पूछा। लड़कियों ने ना में सर हिला दिया।
हो सकता है वो सुबह की सैर के लिए बाहर निकल गया हो। ये उसकी पुरानी आदत थी। लेनी ने नहाकर कपड़े बदले और अपनी चीज़ें समेटने लगी। स्टीव अभी तक नहीं लौटा था। लेनी और लड़कियों को फिक्र हो रही थी। आखिर आखिर वो कहाँ गया था। वो रिसेप्शन तक गई। वहाँ अब एक मर्द अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा था। उसके सीने पर लगे बैज पर उसका नाम सुधीर लिखा हुआ था। हेलो, मेरा नाम लेनी ब्राउन है। मेरी फैमिली इस किले में ठहरी है। क्या तुमने मेरे हस्बैंड को बाहर जाते देखा है? वो सुबह से गायब है। नहीं मैम, मैंने सुबह से किसी मुसाफिर को बाहर जाते नहीं देखा। सुधीर के होठों पर पेशा वाराना मुस्कुराहट थी। वो लड़की उमा कहाँ है जो रात को यहाँ ड्यूटी दे रही थी? क्या तुम उससे पूछ कर बता सकते हो? लेनी ने कहा। सुधीर ठिठक गया। मैम, हमारे होटल में रात की शिफ्ट में कोई लड़की काम नहीं करती और ना ही हमारे पूरे स्टाफ में उमा नाम की कोई लड़की है। तुम्हें गलती हुई है। रात को उसने हमें रिसीव किया था। वो यहाँ की लोकल थी। उम्र लगभग 25 साल, बेहद हसीन, और उसके गले पर जले का निशान था। नहीं मैम, यहाँ ऐसा कोई नहीं है, सुधीर ने कहा। फिर कुछ सोचा और एक तरफ रखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ वर्ड टाइप किए। आपने क्या बताया, आपका नाम ब्राउन है? हाँ, हमारे पास ब्राउन फैमिली की बुकिंग तो है। आपने किला इंचार्ज के रहाइश वाला हिस्सा बुक कराया है, मगर आप लोग रात को यहाँ पहुँचे ही नहीं। ये गलत है। हम लोग रात से यहीं हैं। वो हैरानी से चिल्ला उठी। सॉरी मैम, क्या आप मुझे पुलिस को कॉल करने की इजाज़त देंगी? मामला गंभीर है। लेनी सर हिलाकर रह गई। एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में सरसराने लगा, मगर वो नहीं समझ रही थी कि ये पॉसिबल है। सुधीर फ़ोन मिला रहा था। वो मुड़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो खुले पार्किंग लॉट में खड़ी थी। उसके आखिरी सिरे पर कच्ची ज़मीन पर किसी चीज़ के घसीटे जाने के निशान थे जो समंदर किनारे तक जा रहे थे। उसको रह रहकर उमा के गले पर एक्स का निशान याद आ रहा था और वो दुआ कर रही थी कि काश उसका ख्याल गलत हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।